लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। यस सर। एक सेकंड रुको। अच्छा देखो, ये वाले एग्जांपल में अपन ने मिरर के बिना इसको सॉल्व किया था। प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर ये कंसिडर नहीं किया था और उससे अपन ने सॉल्व कर लिया था इसको, राइट। अभी मिरर के साथ कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर कौन है? At what distance from itself will the fish see the image of the eye? तो फिश ऑब्जर्वर और फिश आई का इमेज वो कौन सा इमेज दिख रहा होगा? जो डायरेक्टली उसको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर की तरफ, या जो नीचे की तरफ मिरर के अंदर दिख रहा होगा? अभी अपन नीचे की तरफ देखेंगे ना, जो मिरर में उसको दिख रहा होगा, जो मिरर में। करेक्ट, जो मिरर में दिख रहा होगा। तो देखो अभी सिचुएशन क्या होगी। अपन ने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, जो रेस सीधा आई से फिश तक आ रही होगी, इन रेस की वजह से फिश को आई का जो इमेज दिखेगा जिस डिस्टेंस पे, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में फिगर आउट कर लिया था। पर अभी ये जो रेस है वो डायरेक्टली फिश तक नहीं आ रही, ये रेस पहले मिरर को हिट करेगी। मान लो इस तरीके से ये मिरर को हिट कर रही सर। जब ये रेस मिरर को हिट करेगी क्या होगा? सर सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो सर डायरेक्टली सर ये जो मिरर दिया हुआ है तो हम लोग जो आप अभी करने वाले वही वैसे ही सॉल्व करके ना हम लोग ऐसे ही करेंगे, अपन मिरर में ही मानेंगे। Okay. और वो क्लैरिफाई कर देंगे एग्जाम में, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया था। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेज ऑफ द आई इन द मिरर, ये क्लैरिफाई कर देंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, बट मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ई होगा या ई का इमेज होगा जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बन रहा है, या मिरर को ई सेम डिस्टेंस पे दिख रहा होगा या अलग डिस्टेंस पे दिख रहा होगा? सबसे पहले मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट मिरर। तो मिरर के लिए जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए ई का डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम द मिरर, वो क्या लेंगे अपन? h प्लस म्यू एच। h प्लस म्यू एच, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मिरर अभी ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, राइट। जो रेस यस सर। ई से मिरर तक आ रही होगी वो एक्चुअल में ई पे नहीं दिख रही होगी, वो ई डैश पे दिख रही होगी। तो कुछ ऐसा रे डायग्राम बन जाएगा। सर एच प्लस म्यू एच कैसे? मैं बता रहा हूँ, रुको। देखो अभी मैं मिरर को ऑब्जर्वर मान रहा हूँ, ये अगर मुझे निकालना है तो अगर मैं मिरर को ऑब्जर्वर मान लूँ, तुम्हें एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला याद है? डी डैश इक्वल्स टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर इनटू h1 अपॉन म्यू वन प्लस h2 अपॉन म्यू टू। याद है ये फॉर्मूला? यहाँ पे म्यू ऑफ ऑब्जर्वर मतलब म्यू, क्योंकि मिरर पानी में, h1 मतलब h बाई म्यू प्लस h बाई वन। h1 मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, और उसको मैं म्यू से डिवाइड करूंगा प्लस h बाई वन। तो मिरर को जो e है वो इतने डिस्टेंस d डैश पे दिख रहा होगा जो कि म्यू h प्लस h के इक्वल आ जाएगा। तो मिरर जो i का इमेज है वो सेम डिस्टेंस नीचे बना देगा, राइट। रिफ्लेक्शन के बाद जो i का इमेज बनेगा e डैश मिरर के अंदर, वो सेम डिस्टेंस d डैश नीचे बन जाएगा, क्योंकि मिरर को ई डी डैश पे दिख रहा था। मिरर को लग रहा होगा कि आई यहाँ पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ डी डैश। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया सवाल का? हाँ सर। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस फिश के आंखों तक जाएगी, क्या वो वापस रिफ्रैक्ट करने वाली? नहीं, वो सीधा फिश के आंखों तक ही चली जाएगी। तो फिश को भी लग रहा होगा कि इमेज यहीं पे फॉर्म हो रहा है, मिरर से डी डैश नीचे। तो फिश से डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ ई डैश फ्रॉम फिश
अपन डी डैश को किससे ऐड करेंगे? d dash plus h by 2. करेक्ट, डी डैश प्लस एच बाई टू, ये अपना फाइनल आंसर होगा। डी डैश प्लस एच बाई टू मतलब म्यू एच प्लस 3h by 2। फाइनल इमेज मिरर में फिश को इतने डिस्टेंस पे दिख रहा होगा, राइट? तो देखो सिचुएशन क्या हो रही है फर्स्ट केस में, सबसे पहले जो रेज है वो यहाँ पे जा रही, ऐसे जा रही, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन से ई का इमेज E1 पे बन रहा है। रिफ्रैक्शन से जो ई का इमेज E1 पे बन रहा है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट E1 है उसका इमेज E डैश पे बन रहा है, और यहाँ से जब रेज रिफ्लेक्ट होगी और फिश की आंखों तक जाएगी, फिश को लगेगा कि वो रेज E डैश से आ रही, और फिश के आंखों तक जाने तक वापस रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा E डैश, और E डैश का डिस्टेंस फिश से D डैश प्लस h by 2, ये आंसर आ जाएगा। सर यस सर ये आंसर तो मैंने दिया था लेकिन आपने बोला था रॉन्ग है। एक सेकंड, तूने इसका ही दिया था क्या? यस सर, म्यू एच प्लस h by 2। अच्छा, तो मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया होगा, तो ठीक है, अगर तूने ये आंसर निकाला और इसी लॉजिक से निकाला है तो सही है। यस सर, ऐसे ही निकाला। फर्स्ट लेकिन पार्ट का सर ही निकाला डाउट था। है। हाँ बता। हाँ सर, ये डी डैश का फॉर्मूला तो आपने d इंटू म्यू2 बाय म्यू1 ऐसा बताया था ना? वैसा भी बताया था, और ये भी तो अपन ने देखा था ना, इस तरीके से भी अपन इसको इंटरप्रेट कर सकते। वो हाँ, फॉर्मूला इंटरफेस से मैंने बताया था, वो फॉर्मूला इंटरफेस से था, और ये फॉर्मूला देखो डायरेक्ट डिस्टेंस देगा टोटल ऐड करके, एक ही बात है ना। यस सर, अपेरेंट हाइट। एपेरेंट हाइट वाला लगा लो डायरेक्टली, तो तुम्हें डायरेक्टली डिस्टेंस मिल जाएगा इससे। मैंने जो बताया था वो भी लगा सकते हो, बट वो तुम्हें इंटरफेस से देगा। ध्रुव बताओ क्या डाउट है? सर मेरे को डी डैश के बाद से नहीं समझा, एक बार बता सकते हो? डी डैश तक समझ गए? हाँ सर। तो मिरर से डी डैश नीचे ई का इमेज बन रहा होगा ना ई डैश पे। हाँ सर। तो ई डैश और फिश के बीच का डिस्टेंस क्या है? फिश को क्या लगेगा इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, ये वाला। तो ओके सर, समझ गया। तो डी डैश प्लस h by 2 फाइनल आंसर होगा ना फर्स्ट केस के लिए। यस सर। देखो अभी इसका सेकंड केस सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा और ट्रिकी रहेगा। सेकंड केस में कौन किसका इमेज देख रहा है? सेकंड केस में ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर ई है, और ई फिश का इमेज देख रहा है, बट इन द मिरर, इमेज ऑफ फिश इन द मिरर। तो फिश से जो रेस निकल रही है, सबसे पहले वो रेस मुझे ऊपर की तरफ बनाना चाहिए कि नीचे की तरफ? नीचे। नीचे। नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब ये रेस रिफ्लेक्ट होगी, सर नीचे क्यों? ऊपर की तरफ वाला केस तो अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था ना, वो तो डायरेक्ट उसको फिश का इमेज दिख रहा होगा। हाँ और सर। अभी अपन फिश का इमेज मिरर में देख रहे हैं ना, तो पहले रेस मिरर पे टकराएगी और फिर ऊपर जाएगी, है ना। यस। और मिरर से टकराने के बाद फिश का जो इमेज है मिरर में, इस मिरर को तो फिश h by 2 पे ही दिख रहा होगा, क्योंकि फिश से जो रेस मिरर तक आ रही है वो बिना रिफ्लेक्शन के आ रही, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ h by 2, तो वो इमेज भी h by 2 नीचे बना देगा। ये फिश का पहला इमेज होगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन से। और जब ये रेस आंखों तक ट्रेवल करेगी, आंखों तक ट्रेवल करते हुए वो डायरेक्टली ट्रेवल कर रही है या एक बार रिफ्लेक्ट करके कर रही है? एक बार रिफ्लेक्ट होगा, तो एक बार जब रिफ्लेक्ट होके करेगी वो ट्रेवल, तो अभी आंखों के लिए जो F1 है उसका इमेज कैसे निकालेंगे? इस F1 को मैं टोटल कितने डिस्टेंस में मान सकता हूँ इंटरफेस से? 3h by 2 प्लस h by 2 प्लस h by 2 3h by 2। तो डायरेक्टली अगर मैं एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं, डी डैश म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे आईज ऑब्जर्वर है तो उसका म्यू 1 प्लस ये h by 1 प्लस ये वाला 3h by 2, और ये 3h by 2 अपन पानी में मान सकते, म्यू में मान सकते, तो 3h by 2 अपॉन म्यू, ये फाइनल डिस्टेंस होगा। जो आंखों को F1 दिख रहा होगा वो किसी और डिस्टेंस पे दिख रहा होगा ना रिफ्रैक्शन के बाद, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये वाला डिस्टेंस होगा। तो सबको समझ में आ रहा है, ये फाइनल आंसर होगा सेकंड पार्ट का। एक सेकंड रुको, मैं एक बार वापस ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई नो सबको काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं, एक बार वापस सुन लो, मैं इसको री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेस पहले फिश से निकल रही है, मिरर से टकरा रही है, मिरर से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन किया होगा मिरर ने, उसका इमेज F1 पे बन गया।
फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि F1 से रेज आ रही, तो ये वाला जो सरफेस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट को अपन F1 मान लेंगे। मिरर का जो इमेज होगा वो अगले इंस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो F1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्रैक्शन। और जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, इसका इमेज जो बनेगा उसका अगर डिस्टेंस मुझे I से निकालना है, तो मैं डायरेक्टली एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर इनटू h/1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, h/1 प्लस 3h/2 अपॉन म्यू, h1/μ1 प्लस h2/μ2 इंटू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे फाइनल जो आंखों को इमेज दिख रहा होगा उसका डिस्टेंस मिल गया। समझा अभी सबको? अभी भी अगर डाउट है तो पूछ लो एक एक करके, हैंड रेज करके। ध्रुव तो पहले का क्या बोल रहे हो? सर पहले का ही रेज हैंड था। अच्छा अभी समझ में आ गया ना? यश, यश शेलर, हेलो सर। हाँ बताओ। सर अब तक आपने क्या क्या किया? मैं लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि नेट का प्रॉब्लम चल रहा था। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया नया, मैं पहले के जो होमवर्क दिए थे ना मैंने, वही मैं बता रहा हूँ, वही रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके सर, और ये नहीं समझ रहा सर मुझे। क्या नहीं समझ रहा? सर आपने रिफ्लेक्शन किया, फिर उसके बाद का जो ये यूज किया है वो नहीं समझ रहा मुझे। देख सबसे पहले रिफ्लेक्शन हुआ वो समझो। हाँ रिफ्लेक्शन सर। के F1 पे इमेज बना होगा, तो अभी हाँ सर। सिचुएशन क्या है, F1 से ये जो सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, हाँ और रिफ्रैक्शन के लिए रेज कहाँ से आती हुई लग रही है, F से या F1 से? F1। F1 से आती हुई लग रही है रेज। यस और सर। ये दूरी कितनी है? 3h/2। 3h/2। और हाँ F1 सर। से रेज आती हुई दिख रही है और वो सीधा E तक जा रही है, ये दूरी कितनी है? H। h प्लस 3h/2। अरे ये तो H होगा ना यार, I का। हाँ सॉरी, हाँ इंटरफेस से h। हाँ तो अभी दिस इज लाइक एन ऑब्जेक्ट, यस सर। दिस इज लाइक एन ऑब्जर्वर। तो हाँ ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, उसका एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला याद है? d हाँ डैश हाँ इक्वल्स टू सर। हाँ म्यू हाँ ऑफ ऑब्जर्वर इनटू h by म्यू, h/μ1 which is 1 plus 3h/2 upon म्यू। याद है वो फॉर्मूला, h1/μ1 plus h2/μ2 into म्यू बाय ऑब्जर्व इनटू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, वो अप्लाई कर दी। तो आंखों को जो डिस्टेंस दिख रहा होगा हाँ। इस फिश का जो फाइनल इमेज है, कहीं तो बना होगा F1 डैश, तो उसका यस सर। F1 डैश फाइनल इमेज का डिस्टेंस ये दिख रहा होगा। समझा अभी सबको? यस सर। यस यश सर सुमन, लेकिन जो F1 है वो जो मिरर के पीछे बना है ना, प्लीज यार हैंड रेज का सिस्टम फॉलो करेंगे, बहुत क्योटिक हो जाता है। जिसको डाउट आ रहा है प्लीज हैंड रेज करो। यश सोमानी, कुछ पूछना है तुम्हें यश? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि मैं जब नोट्स लिख रहा था तब अपेरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो ही याद रखे क्या प्रूफ भी याद रखे उसका? फॉर्मूला याद रखो वो ज्यादा जरूरी है, बट प्रूफ भी कैसा है तुम्हें समझ में आना चाहिए पढ़ के। सर एक लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में या तो डाउट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे क्या आप सर? कर दूंगा वापस? मैं, डाउट लेक्चर में कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। प्रियांश, हाँ सर जो F1 है वो मिरर के पीछे बना है ना, तो उसका जो मीडियम है वो अलग होगा ना, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग होगा ना। नहीं फर्क नहीं पड़ता ना, ये मतलब जो रेज रेज आ रही है वो तो सीधा आ रही है ना, इधर इधर से सीधा ट्रेवल कर रही, तो एक तरीके से इस पूरे मीडियम को मैं पानी का ही तो मान सकता हूँ। अगर अलग होता तो बीच में कहीं तो रेज डिविएट करती ना। ये वाले रे को ऑब्जर्व कर जो F1 से आ रही, क्या वो सीधा सीधा जा रही है या डिविएट करते हुए जा रही है इंटरफेस तक? सीधा जा रही है। सीधा जा रही है ना, तो एक तरीके से इस पूरे को मैं पानी का ही मीडियम मान सकता हूँ। हाँ ठीक है। अगर कुछ और मीडियम होता तो डिविएट करती है ना वो बीच में। वैसे तेरा लॉजिक सही है कि इसके पीछे बन रहा है तो मीडियम शायद अलग होना चाहिए, कंफ्यूजन आना वैलिड है, बट लॉजिकली सोचो अगर मीडियम अलग होता तो मैं एक और रिफ्रैक्शन लगा था ना उधर, बट इक्विवेलेंटली मैं उसको सेम मीडियम का ही मान सकता हूँ। ये जो h/2 है इसको भी मैं पानी का ही मीडियम मान सकता हूँ। समझा अभी?
और कोई डाउट है किसी को भी? ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते। एक सेकंड, ये कौन है? यश, 2 बार यश लिखा है। यश यश, कुछ पूछना है तुम्हें यश? यस सर, गलती से हो गया है सर। इसमें एच डिस्टेंस माइनस करना होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस इंटरफेस से है ना। कौन सा डिस्टेंस? ये जो डिस्टेंस आया जो लास्ट में डी कंपोनेंट वाला अपेरेंट डेप्थ, नहीं, ये टोटल उसमें से डिस्टेंस एच होगा ना। माइनस करना पड़ेगा ना एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ पूछा है ना, सर। फ्रॉम उस इटसेल्फ। क्वेश्चन में एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस थोड़ी हाँ पूछा। तो हाँ तो उसमें से एच माइनस करना पड़ेगा ना, जो आपने अपेरेंट डेप्थ अरे निकाला भाई है। तू एच माइनस करेगा तो देखो इंटरफेस से डिस्टेंस मिलेगा ना, बट सवाल से खुद से कितना डिस्टेंस है वो पूछ रहे हैं ना यार, तो क्यों माइनस करना? हाँ सर, हाँ। ठीक है, अगर इंटरफेस से पूछा होता डिस्टेंस तो एच माइनस करता था। समझा अभी? यस सर। और जो मैंने एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दिए थे उसको भी ट्राई कर लेते। ये वाला तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इसका जो आंसर है एच डैश म्यू ऑफ ऑब्जर्वर इज 1, h1 अपॉन म्यू 1 4/2 प्लस 9 अपॉन 3/2 प्लस 8 अपॉन 4/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। यश दुबे, क्या पूछना है बता। हाँ सॉरी सर, वो लास्ट क्वेश्चन में सर इमेजेस मतलब पूछा था, तो लेकिन एक ही इमेज ऐसा फॉर्म हुआ है, तो ऐसा इमेजेस क्यों पूछा है मतलब क्वेश्चन में? मतलब वो दोनों निकालने के लिए बोल रहे, जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था वो, और जो मिरर से टकरा के आएगा वो। एक सर तो लेकिन डायरेक्टली दिख रहा होगा ना, जो अपन ने पिछले बार सॉल्व किया था। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या मिरर को कंसिडर किया था? नहीं सर। तो अपन ने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट जो रेज जारी होगी आंखों तक, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज निकाला था, तो वो एक इमेज होगा। और दूसरा इमेज जो मिरर में वो दिख रहा होगा। अगर मान ले तू मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, और तेरा दोस्त तेरे को देख रहा है, तो उसको तू तो डायरेक्टली दिख जाएगा, यस सर। तू दिखेगा एक, और साथ में तेरा इमेज भी दिखेगा, तो उसको दो चीजें दिखेगी ना, दो इमेजेस दिखेगी, एक तो डायरेक्टली तू दिखेगा और एक साथ में तेरा इमेज भी दिखेगा। तो वैसे ही ये जो आंखें, अगर ये फिश को देख रहा होगा तो इसको डायरेक्टली जब ये फिश को देख रहा होगा वो वाला भी एक इमेज दिखेगा इसको, हाँ सर। मिरर में भी उसको फिश का इमेज दिखेगा, तो ऐसे दो इमेजेस उसको फिश के दिखेंगे। सर तो वो जो इसको डायरेक्टली फिश से इमेज दिखेगा वो अपेरेंट नहीं रहेगा ना, वो प्रॉपर रहेगा नहीं मतलब? नहीं, वो भी अपेरेंट रहेगा ना, जो अपन ने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया हाँ था। हाँ हाँ सर समझा, लेकिन सर रियलिटी में दो इमेज एक साथ दिखेगा तो फिर मतलब समझा नहीं कैसे? क्यों नहीं दिख एक सकता है? अभी तो मैंने तेरे को एग्जांपल दिया। हाँ। तेरे दोस्त को तू डायरेक्टली दिखेगा और साथ में तेरा इमेज भी तो दिखेगा मिरर में। यस सर। तो वैसे ही इस आई को भी डायरेक्टली फिश दिख रहा होगा, भले वो एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे नहीं दिखेगा, हाँ सर। हाँ हाँ बट दिखेगा हाँ ना हाँ उसको, एक समझा बार समझा। डायरेक्टली और एक बार मिरर में, तो वो दो इमेजेस उसको दिख रहे होंगे। समझो? यस सर समझा, थैंक यू ओके, सर। देखो ये एग्जांपल तो आसान था, फॉर्मूला बेस्ड, अभी जो अपन देख रहे थे। इसका आंसर निकाल लेना, क्या आंसर आ रहा है इसका? सॉल्व किया है किसी ने इसको? 2 + 6 8, 14। 8 + 6 14। ओके, ये कौन, ये स्पैमर वाला है शुभम है क्या? शुभम नहीं सर, ये एक्चुअल सर बता, मैं तब पूछ बता। रहा था कि वो आपने अभी बताया ना यश को सर, जब दोस्त आपको तो वो भी एक इमेज हो जाएगा सर, पर वो जब हमें डायरेक्टली देखेगा वो तो हम उसके लिए तो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे ना, राइट? बट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बनेगा ठीक है, बट जो तू परसीव कर रहा है वो तो इमेज रहेगा ना उसका, जो तुझे दिखाई दे रहा है वो तो उसका इमेज होगा ना। हाँ ओके ओके, हाँ वो देखो इसीलिए तू इमेजिन नहीं कर पा रहा थी, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में, अगर अलग मीडियम में रहेंगे तो हाँ इमेज अलग जगह पे बन जाएगा, जो डायरेक्टली आ रही होगी उसका भी इमेज अलग जगह पे बनेगा, ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे नहीं बनेगा ना वो। हाँ सर, तो यहाँ पे अपन थोड़ा दो शिफ्ट हो दो जाएगा। केसेस ले रहे, एक रे जो डायरेक्टली आ रही है वो, और एक जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो, इन दोनों के लिए दो अलग अलग इमेजेस बन जाएंगे ना। हाँ ठीक है,
ऐसे टाइप के तुम लोग को मैं और एग्जांपल्स दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, डोंट वरी, अपन बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला सवाल देखो, एन ट्रांसपेरेंट स्लैब्स आर अरेंज्ड वन ओवर द अदर। अगर मान लो बहुत सारे स्लैब्स है T1 T2 एंड सो ऑन, टोटल n स्लैब्स है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 एंड सो ऑन अप टिल μn। एन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको इस कॉम्बिनेशन से देख रहे, तो यहाँ पे जो आंखें होगी, जो ऑब्जर्वर होगा, उसको ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट डेप्थ दिख रहा होगा d डैश, उसको मैं सिंपली μ1 अपॉन T1 प्लस μ2 अपॉन T2 एंड सो ऑन टिल μn अपॉन Tn इस तरीके से लिख सकता। और अभी इतने सारे स्लैब्स के बजाय अगर मैं एक सिंगल स्लैब रखूं ऑफ सेम डायमेंशन, तो इन सबका कंबाइन होके जो मुझे डायमेंशन मिल रहा है वो कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस अप टिल Tn। तो अगर मैं सेम डायमेंशन का इन सबको ऐड करते हुए एक सिंगल स्लैब रखूं और इस सिंगल स्लैब का अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्विवेलेंट मान लूं, तो इस सिंगल स्लैब से भी मुझे सेम अपेरेंट डेप्थ दिखना चाहिए, तभी मैं इसको इक्विवेलेंट सिस्टम मान पाऊंगा। जो इन सारे स्लैब का इफेक्ट हो रहा है वो ये सिंगल स्लैब प्रोड्यूस कर, और इस केस में जो डी डैश है उसको मैं टोटल लेंथ T1 प्लस T2 टिल Tn अपॉन म्यू इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, और इन दोनों के रिजल्ट्स को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। ऐसा करने पर तुम्हें म्यू इक्विवेलेंट मिल जाएगा। म्यू इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी T1 प्लस T2, इसको ऐड कर दो Tn तक, डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी ये गलती कर दी इधर, ये उल्टा होगा, T1 प्लस μ1 प्लस T2 प्लस μ2 एंड सो ऑन, ऐसा होगा ना ये। तो इन दोनों को इक्वेट करने पर म्यू इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 टिल Tn डिवाइडेड बाय T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2 टिल Tn बाय μn। यश कुछ पूछना है? सर म्यू इक्विवेलेंट के बाद मतलब बात से नहीं समझा उसके। देख, म्यू इक्विवेलेंट मतलब इन सारे स्लैब्स को अगर मैं एक सिंगल मटेरियल से रिप्लेस करता हूं, यस सर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, उसको मैं म्यू इक्विवेलेंट मानूं, और डायमेंशन को मैं सेम रख रहा हूं, मतलब इन सब का मिला के जो थिकनेस होगा उतना ही थिकनेस में सिंगल स्लैब का भी रख रहा हूं। तो इस सिंगल स्लैब की वजह से जो अपेरेंट डेप्थ आएगा वो ये आएगा ना, और इन सब से मिलके जो आ रहा है वो ये आ रहा है। और क्योंकि ये दोनों सिस्टम को अपन इक्विवेलेंट मान रहे, दोनों सिस्टम से अपेरेंट डेप्थ सेम आना चाहिए। जो इन सारे स्लैब से ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिख रहा है वही सेम डिस्टेंस एक सिंगल स्लैब से भी दिखना चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेट करके टर्म्स को रीअरेंज करने पर फाइनल आंसर ये आ जाएगा। समझा अभी? नहीं सर वो इक्वेट क्यों करेंगे वो नहीं समझा। अरे हाँ सर समझा सॉरी। ओके, ये सवाल देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरिएबल है। मैं x को यहाँ से स्टार्ट होता हुआ मान रहा हूँ, ये x इक्वल्स टू 0 है, और किसी भी रैंडम x पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होते जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, म्यू इक्वल्स टू एक्चुअली k टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। ओके, तो देखो अगर मैं किसी भी x डिस्टेंस की दूरी पर, मैं डायग्राम को यहाँ पे वापस रीड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस लाइन है x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर किसी भी x पे मैं एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लूं, कहना है ये जो एलिमेंट है वो x से लेके x प्लस dx की पोजीशन तक लाई कर रहा है, बट क्योंकि dx बहुत ही छोटा है, इस पूरे एलिमेंट को मैं x पोजीशन पे लाई करता हुआ मान सकता हूँ। तो एक्चुअल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हो रहा है x के साथ, एटलीस्ट इस छोटे dx एलिमेंट के लिए मैं उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ। ध्रुव सर dx येलो रीजन है ना? यस, dx मतलब येलो रीजन, जो छोटा सा एलिमेंट लेना है, dx मतलब बहुत ही छोटा थिकनेस। ओके तो dx इतना छोटा है, मैं एटलीस्ट छोटे रीजन में म्यू को कांस्टेंट मान सकता हूँ, और वो कांस्टेंट म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू का फंक्शन क्या दिया हुआ है x के साथ,
k into 1 minus x। k into 1 plus x square। हाँ तो इस वही। एलिमेंट के लिए मैं म्यू की ये वैल्यू मान सकता हूँ। यस। तो इस एलिमेंट का जो एपेरेंट डेप्थ है, अपन ने देखा था कि अगर h1 h2 h3 अगर मैं ऐसे बहुत सारे डिस्क्रीट एलिमेंट्स लेता जिसका μ1 μ2 एंड सो ऑन ऐसा होता, तो h1 जो है वो h1 अपॉन μ1 बन जाता, h2 जो है वो h2 अपॉन μ2 बन जाता और इन सबको मैं ऐड कर लेता। तो वैसे यहाँ पे जो dx लेंथ है, कहने से dx लेंथ जो है वो dx अपॉन म्यू बन जाएगा। dx अपॉन म्यू मतलब dx अपॉन k टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो ओरिजिनल dx लेंथ था वो एपेरेंटली इतना लेंथ का दिख रहा होगा, और इन सबको ऐड अप करने पर मुझे टोटल एपेरेंट डेप्थ मिल जाएगा। और ऐड अप करना मतलब क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही सेम एज एडिंग, राइट? तो इन सबका इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे तो h डैश मिल जाएगा एपेरेंट डेप्थ। देखो अभी शायद ये वाला इंटीग्रेशन तुमने सीखा नहीं होगा अभी तक। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स ऑफ x होता है। नहीं सीखा है तो इसको यहीं पे स्किप कर दो, ये तो मैथ्स में आगे सीख जाओगे। और सीखा है तो फिर तुम tan इनवर्स x लिख सकते हो। और x पे लिमिट्स क्या होगा? x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से 1। सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए x को 0 से 1 तक वेरी करवा देंगे। तो लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, और 0 से 1 लिमिट्स डालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 होता है, क्योंकि tan ऑफ पाई बाई 4 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो जाएगा। एंड tan इनवर्स 0 विल बी 0 बिकॉज tan ऑफ 0 इज 0। तो फाइनल आंसर विल बी पाई अपॉन 4k। ठीक है। इनकेस अगर तुम्हें ये वाले स्टेप से नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, तुम लोग स्किप कर सकते हो क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। तुमने मैथ्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं सीखा होगा अभी तक, राइट? तो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे स्किप कर दो, यहीं पे एंड कर दो। यश दुबे, सर आपने उसको वो छोटे से पार्ट को dx लिया और फिर उसको म्यू लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आप वापस बता सकते हो? देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है, h1 बाई म्यू 1 प्लस h2 बाई म्यू 2। यस सर। अपन ऐड करते जाते हैं ना। हाँ तो सर। वैसे ही यहाँ पे मैं dx लेंथ का एलिमेंट मान रहा हूँ। यस सर। तो इसका जो एपेरेंट डेप्थ है वो dx अपॉन म्यू होगा ना। जैसे मैं h1 अपॉन म्यू 1 प्लस h2 अपॉन म्यू 2 करते जाता हूँ, वैसे इन सारे dx को करस्पॉन्डिंग म्यू से डिवाइड करके मुझे ऐड करना होगा। जो भी मैंने dx एलिमेंट चूज किया था उसको करस्पॉन्डिंग म्यू से डिवाइड करके मुझे ऐड करना होगा। यस सर। ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस फंक्शंस को जब मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे तो डिस्क्रीट्स थे, h1 बाई म्यू 1 प्लस h2 बाई म्यू 2 ऐसे मैं ऐड कर रहा था। बट यहाँ पे जो मैं dx एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, ऐसे कितने dx एलिमेंट्स होंगे? dx इज सो स्मॉल, तो ऐसे इनफाइनाइट dx एलिमेंट्स होंगे। और dx Yes, मतलब sir. क्या? dx मतलब इनफाइनाइट सिंबल। इनफाइनाइट सिंबल को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से मैं इन सबको ऐड करूँ तो उससे मुझे टोटल एपेरेंट डेप्थ मिल जाएगा। समझा यहाँ तक? हाँ सर, उसके बाद स्किप कर सकते हैं ना? उसके बाद स्किप कर दो, वो तो मैथ्स में आगे सीख लोगे। फिजिक्स का Okay. खाली इतना ही पार्ट था, यहीं तक। यस सर। ओके ध्रुव, तुम्हें कुछ पूछना है? सर सॉरी सर, पहले का रेजेंट था। अच्छा कोई बात नहीं, बाकी सबके लिए क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके। देखो अभी चैट पे भी मुझे कुछ लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, अभी ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में सीख जाओगे मैथ्स में। tan इनवर्स x कैसे आया अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, यू कैन स्किप दिस पार्ट। ओके सर हाँ भाई बोलो। ये सारे सम्स ये रिवीजन असाइनमेंट के ही थे ना? ये मैंने होमवर्क दिया था ना लास्ट टाइम, इसको लेक्चर नोट्स का ही पार्ट मान लो। ओके सर। दर्शन, आयुष, कुछ पूछना है तुम्हें? नहीं पूछना है तो माइक ऑफ कर दो। आयुष, ये वाला क्वेश्चन देखो। लास्ट टाइम अपन ने शिफ्ट का क्या फॉर्मूला निकाला था? शिफ्ट वाज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑफ स्लैब मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द स्लैब। पॉजिटिव आया मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रे होगा, रे जिस भी तरफ ट्रेवल करे उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और नेगेटिव आया तो उसके ऑपोजिट। इस सवाल में ये कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, बीच में एक स्लैब दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कॉन्केव मिरर से 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और स्लैब का थिकनेस 3 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ मिरर को जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो 21 पे ही दिखाई देगा या स्लैब की वजह से शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा? स्लैब की वजह से स्लैब शिफ्ट। उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा, और वो शिफ्ट कितना करेगा वो अपन ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि रेज राइट की तरफ ट्रेवल कर रही, एंड बिकॉज ऑफ स्लैब द रेज विल डिविएट अ बिट, और वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा वो थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा, एंड शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर मिरर है और मिरर को एयर में रखा हुआ है, तो म्यू ऑफ ऑब्जर्वर 1 होगा, एंड म्यू ऑफ स्लैब 1.5 दिया हुआ है, 1.5 मतलब 3/2 टाइम्स थिकनेस, थिकनेस 3 दिया हुआ है स्लैब का, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 1 माइनस 2/3 इंटू 3, शिफ्ट 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, एंड पॉजिटिव आ रहा है मतलब शिफ्ट राइट की तरफ हुआ होगा। दैट मीन्स जो रेज मिरर तक जा रही है, इस मिरर को लग रहा होगा ये जो रेज है ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होते हुए आ रही, मतलब मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है ये होगा I1, और I1 का डिस्टेंस कितना है मिरर से? I1 का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर दिया। तो ऐसे केस में रेज के साथ क्या होगा बताओ? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज किसी मिरर को हिट कर रही, कैन वी से वो रेज वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी? ये वाली जो रेज है वो एक तरीके से मिरर को नॉर्मली हिट कर रही है ना, क्योंकि यही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। दैट मीन्स मिरर जो है वो अपना इमेज I1 पे बना देता, वो रेज को वापस ऐसे ही भेज देता, बट रेज जब वापस ऐसे ही जाएगी उसको वापस स्लैब से होते हुए जाना पड़ेगा। स्लैब नहीं होता रिटर्न जर्नी के लिए, तो मिरर अपना इमेज I1 पे बना देता, बट रिटर्न जर्नी पे भी स्लैब होगा, और वो स्लैब वापस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब लेफ्ट की तरफ 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट करवा देगा, और फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे बन रहा होगा। 2 बार शिफ्ट हो रहा है, एक बार इंसिडेंट रे जब मिरर की तरफ जा रही है उस समय स्लैब उसको 1 सेंटीमीटर राइट की तरफ शिफ्ट करवा देगा, एंड रिफ्लेक्टेड रे स्लैब नहीं होता तो वो I1 पे मिलता मिरर से 20, बट स्लैब अगेन उसको 1 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवा देगा, तो फाइनल इमेज O पे ही बन रहा होगा। और जब भी ऐसा होगा ना, जब भी मिरर्स किसी रे को अपना पाथ रिट्रेस करवा रही, तो रेज वापस अपना पूरा ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर लेगी। कोई भी रेज अगर मिरर को नॉर्मली हिट करती है तो हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट पे फॉर्म करेगा। इसको तुम एज अ जनरल रूल याद कर सकते हो। इफ रेज hit the mirror normally, it will retrace its entire path. It will retrace its entire path, and image will be formed at object. Final image जो होगा वो object पे form होगा। इसमें किसी को डाउट है तो एक एक करके पूछ लो, हैंड रेस करके। यश बताओ, पहले का है? ओके, देखो ये इस कॉन्सेप्ट में तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। प्रियांश तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ सर, वो जो शिफ्ट होगा इमेज का वो रे के डायरेक्शन में होता है ना? पॉजिटिव आया तो अपना आंसर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आना हाँ सर, मतलब देखो जैसे वो इमेज 20 सेंटीमीटर पे ही बनना चाहिए था, तो डिविएट होगा 1 सेंटीमीटर से, तो वापस वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट के हिसाब से आगे डिविएट होगा। करेक्ट, तो इसलिए वापस 21 पे बन गया। तो यहाँ पे मैं राइट एरो नहीं लिखूंगा क्योंकि जब वो वापस आ रहा है तब लेफ्ट की तरफ हो रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको इन द डायरेक्शन ऑफ रे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मान लो मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 31 सेंटीमीटर पे, ये ऑब्जेक्ट है, और सेम स्लैब मैंने यहाँ पे रख दिया जो पिछले सवाल में यूज किया था ना, सेम स्लैब। तो सेम स्लैब मतलब सेम शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो मुझे बताओ मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के लिए यू क्या लोगे तुम, -31 या -30? -30। शिफ्ट वापस 1 सेंटीमीटर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ रे, तो -30 इसके लिए यू होगा, और f -20। तो मिरर फॉर्मूला से अपन v निकाल लेंगे, 1/v + 1/-30।
इक्वल्स टू 1/-20। तो 1/-10 कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 1/3। तो यहाँ से v -60 आ गया। -60 मतलब मिरर जो है वो इमेज -60 पे प्रोड्यूस करेगा, मगर मिरर से जो रेज रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको स्लैब से पास होना पड़ेगा ना। अगर वो बिना स्लैब से पास होते हुए जाती तो -60 पे इमेज बना देती। तो स्लैब से अगर पास होके जाएगी तो कितने डिस्टेंस पे इमेज बनाएगी बताओ? -59 या -61? -61, करेक्ट। ये रेस पहले ऐसे जाएगी और जब स्लैब से निकलेगी तो ऐसा लग रहा होगा रेस यहाँ से आ रही 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होते हुए, और जब मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद अगर वो बिना शिफ्ट के जाती तो 60 पे बनाती इमेज, लेकिन स्लैब जो है उसको शिफ्ट करवा देगा। स्लैब इसको शिफ्ट करवा के 61 पे फाइनल इमेज बना देगा, 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रे। तो फाइनल डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी 61। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। देखो ये एग्जांपल में डाउट है किसी को? निशिम सर मैं लास्ट एग्जांपल में भी सर डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। सर ये एग्जांपल में सर मतलब कि आपने ये 30 की लिया, 30 सर समझ नहीं रहा है। सर 31 भी है, सर 31 है ना? 31 दिया हुआ है, वो बात सही है तेरी, बट मुझे बता मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा ना। बीच में स्लैब रखा हुआ है और स्लैब का काम होगा 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर देना। तो जो रेस मिरर से टकरा रही है, यस सर, आई डैश से आती हुई दिखाई दे रही होगी, जिसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा मिरर से। यस सर समझा अभी? तो इसीलिए मिरर के लिए जो u है वो -31 नहीं होगा, वो -30 होगा। हाँ सर अभी समझ गया। सर लास्ट क्वेश्चन भी इसकी तरह ही है क्या? सेम लॉजिक है लास्ट क्वेश्चन। ओके सर, तो एक बार ट्राई कर लेना, खुद से रिकॉर्डिंग देखते। और कुछ पूछना है किसी को भी? यश दुबे सर शिफ्ट तो मतलब +1 सेंटीमीटर है ना, तो फिर 59 पे आना चाहिए ना। पॉजिटिव मतलब क्या, राइट लेफ्ट या इन द डायरेक्शन ऑफ रे? सर राइट की तरफ है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ रे होता है ना पॉजिटिव मतलब। बराबर है। जब रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होते समय रेज किस तरफ ट्रेवल कर रही है? सर उल्टे डायरेक्शन मतलब लेफ्ट में ट्रेवल कर रही है ना। लेफ्ट में। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो शिफ्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। क्या पका रही है तू? यस सर। ठीक है, ये कौन बोल रहा है भाई बीच बीच में? बोल लो, तुम अपनी दिल की बात बोल लो। स्पैमर्स का हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही है। कुछ बोलना है किसी को? बोल लो भाई। शुभम के नाम से शायद किसी ने ज्वाइन किया। ये सर इन द डायरेक्शन होगा, इसके लिए 1 सेंटीमीटर और आगे ना। करेक्ट। NT3 दर्शन, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? यस सर। तुम कुछ बोल रहे थे क्या अभी? नो सर, वो माइक ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये सवाल में और किसी को डाउट है कुछ भी? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ शिफ्ट वाला? देखो शिफ्ट में पॉजिटिव नेगेटिव राइट या लेफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट में अपन जब पॉजिटिव की बात करते हैं वी टॉक अबाउट इन द डायरेक्शन ऑफ रे। तो जब रेज रिफ्लेक्ट हो रही है उस समय तो वो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है ना, तो उस समय जो स्लैब है वो लेफ्ट की तरफ उनको शिफ्ट करवा देगा 1 सेंटीमीटर से। समझा अभी? ये शुभम के नाम से 2 जन क्यों है भाई? कौन सा ओरिजिनल शुभम है? D136 शुभम? तो मेरा फोटो लगा है सर। अच्छा, और ये दूसरा वाला स्पैमर है क्या? हाँ सर होगा। भाग मेरे गया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कोहोस्ट किसको बनाया था? प्लीज तुम वापस लास्ट टाइम की तरह मैनेज कर लोगे? सर यश सोमानी को बनाया। यश सोमानी, ओके। शुभम से पता नहीं क्या प्रेम है स्पैमर को, हमेशा उसके नाम से ही आता है वो। एक सेकंड रुको। वेटिंग रूम में मैसेज कर देना यार यश,
के ग्रुप पे लास्ट टाइम की तरह फॉलो करेंगे अपन। तो कोई अगर बाई चांस डिस्कनेक्ट हो गया तो ग्रुप पे मैसेज कर दो। ओके सर हाँ भाई बोलो। सर हम लोग को ये कैसे पता चला कि इमेज राइट साइड में 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा कि लेफ्ट साइड में? देख मैं वही तुझे बता रहा था, सबसे पहले शिफ्ट का साइन देख। शिफ्ट का साइन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव शिफ्ट आना मतलब हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ रेज शिफ्ट होगा। अगर Yes, मान sir. ले स्लैब से रेज राइट की तरफ ट्रेवल कर रही तो स्लैब जो है वो ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट करवा देगी। यस सर। और स्लैब से अगर रेज लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही तो अगेन वो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवा लेफ्ट देगी। की तरफ से। ये यस सर। सिंपल रूल याद रखो। ओके ओके सर। ये भी आसान सवाल था, इसका भी आंसर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हो। विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो 14 पे बन रहा है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। सो 14 इज लाइक द एक्चुअल डेप्थ। तो एपेरेंट डेप्थ जो होगा डी डैश, इसको मैं म्यू ऑफ ऑब्जर्वर विच इज 1 6/3/2 प्लस 4/2। कौन था भाई ये? किसी ने नोटिस किया क्या बीच में किसने विसल किया? सर T100 दीपेन था। निकल गया वो खुद से, ठीक है। देखो ये इससे तुम्हें अपेरेंट डेप्थ मिल जाएगा ना यार, 6/3/2 प्लस 4/2। और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना है? ये 6 सेंटीमीटर। तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस 6/1 भी कर सकते हैं अपन। तो क्या आंसर आ रहा है इससे? सर 4 होगा ना? 6 + 4 10। अच्छा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आंसर आ रहा है फाइनली। फोर प्लस 2 6, 6 + 4 10। ये सबको आ गया था आंसर? कुछ डाउट है इसमें किसी को भी? ओके तो देखो अभी अपन नया कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक अपन ने जो पढ़ा था वो लास्ट टाइम के एग्जांपल्स थे। इस कॉन्सेप्ट में अपन देखेंगे लैटरल शिफ्ट कितना होगा जब भी रे किसी स्लैब से ट्रेवल करेगी। स्लैब से ट्रेवल करने के बाद वो थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए बाहर निकलेगी, इसको अपन बोल रहे हैं लैटरल शिफ्ट। मान लो ये स्लैब है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते। ये एयर और ये एयर। तो अगर मान लो रेज इस तरीके से इंसिडेंट है इधर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ आई, यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसको आर मान लेते। तो ये वाला एंगल भी आर होगा। और मुझे बताओ जो रे फाइनली बाहर निकल रही होगी इसका एंगल क्या लगता है कितना होना चाहिए? ये वाला एंगल ये आई होगा। ये अपन ने पढ़ा था ना स्नेल्स लॉ में, क्योंकि ये दोनों सेम मीडियम है तो सेम एंगल से ही बाहर निकलेगा। दैट मीन्स जो इंसिडेंट रे है ये वाला रे और जो फाइनल इमर्जेंट रे है, क्या इनमें कोई भी डिविएशन हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है? नहीं, देयर इज नो डिविएशन। बट इफ यू ऑब्जर्व दैट इंसिडेंट रे अगर बिना स्लैब के ट्रैवल करता तो सीधा ऐसे ट्रैवल कर लेता, बट बिकॉज ऑफ स्लैब उसका इतने डिस्टेंस से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस x, x डिस्टेंस से इसका शिफ्ट हो गया होगा। तो इसी x को अपन बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। बिकॉज ऑफ स्लैब द ओरिजिनल इंसिडेंट रे हैज बीन लैटरली शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x और इमर्जेंट रे के अलॉन्ग वो जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमें प्योर ज्योमेट्री यूज करके x को निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ i, r एंड म्यू। तो लेट मी जस्ट नेम सम राइट एंगल ट्राइंगल्स। यश कुछ पूछना है तुम्हें? सर जो स्लैब के बाहर जो रे जा रही है उससे होगा ना सर एक्स डिस्टेंस का शिफ्ट? एक ही तो बात है यार, ये सब एक्स ही तो होगा। ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलते हैं ना अपन। यहाँ पे ये वाला रे और ये वाला रे पैरेलल है, यस तो सर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही तो x होगा। वो चाहे तू बाहर मार्क कर या अंदर मार्क कर, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो सेम होगी ना उसकी। हाँ सर। सर लेकिन अगर हम लोग थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर दे वो x को, मतलब वो r वाली लाइन पे, तो फिर नहीं होगा ना वो तो x के इक्वल, मतलब वो शिफ्ट नहीं होगा ना। उसके लिए देखो इमर्जेंट रे को बैक ट्रेस करना पड़ेगा ना यार। रेस तो यही दो है ना, ये दो पैरेलल रेस है, इनके बीच का देखो डिस्टेंस चाहिए x, वो तो कहीं पे भी मेजर करे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर मैं समझ गया। ठीक है, ओके। तो देखो मैंने ट्राइंगल ABC मार्क किया हुआ है। ट्राइंगल ABC तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और ये थिकनेस हमें पता है, स्लैब का जो थिकनेस है वो भी हमारे रिजल्ट में आएगा। तो स्लैब का थिकनेस मान लो T दिया हुआ है। तो ट्राइंगल ABC में मुझे देख के बताओ लेंथ AC कितना होगा। ये जो भी है यार बीच बीच में देख लो यार, इसको निकाल दो भाई, कौन है ये। AC डिस्टेंस कितना होगा बताओ। कैन यू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री एंड टेल मी व्हाट इज AC इन टर्म्स ऑफ AB एंड R। AC जो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दिख रहा है तुम्हें, एंड T इज द एडजेसेंट साइड, तो AC को मैं T सेकार लिख सकता हूं। AC T सेकार होगा। प्रियांश अपना माइक ऑफ कर दो प्लीज। सर दीपेन है जो बार बार सीटी बजा रहा है। अच्छा यश निकाल दो यार उसको, दीपेन को। हाँ सर मैंने भी अभी देखा। T100 दीपेन है क्या। हाँ सर वही। T100 दीपेन, माइक ऑन करो अपना, खुद से ही चला गया। और ये दीप के नाम से भी दो लोग दिख रहे हैं मुझे, B185 दीप। जेन्युइनली दो डिवाइस है। हेलो हाँ सर, दीप। मैं 2 डिवाइस से लॉगिन किया है। अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके ओके देखो यहाँ पे AC इज T सेकर, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से। एंड वंस यू गेट AC, अभी ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ACD। मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये टोटल एंगल I होगा ना, I minus R। तो इसको अपन I माइनस R बोल सकते हैं। और ट्राइंगल ACD, इसमें जो CD होगा X, उसको मैं AC साइन ऑफ I माइनस R बोल सकता हूँ। तो अपन को लैटरल शिफ्ट की वैल्यू मिल गई, X इक्वल्स टू AC। AC मतलब T सेकार इंटू साइन ऑफ I माइनस R। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर लैटरल शिफ्ट। और देखो लैटरल शिफ्ट किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, X पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी X तो अपन निकल रहे, X मतलब T पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस I पे डिपेंड कर रहा है, और R पे डिपेंड कर रहा है। और R अपन कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे म्यू पता हो और I पता हो, R अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करके निकाल सकते हैं। 1 इंटू साइन ऑफ I इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ऑफ R। तो यहाँ से तुम्हें R मिल जाएगा, और इस R को यूज करके तुम शिफ्ट निकाल सकते हो X। अंडरस्टूड। इस डेरिवेशन में अपन ने कहीं पे भी एंगल्स को छोटे होने का अजम्पशन यूज नहीं किया, एंगल्स कैन बी एनीथिंग। लेकिन अगर मान लो इस डेरिवेशन में अगर मैं एंगल्स को छोटा कर दूं, इफ I एंड R these angles are very small, तो एंगल्स जब छोटे होंगे तो उस केस में I माइनस R भी छोटा होगा, और साइन ऑफ I माइनस R, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं I माइनस R लिख सकता हूँ, एंड sec of R will be approximately 1, it will be approximately sec of 0 जो कि 1 के इक्वल होगा। और इस फॉर्मूला से साइन R जो है वो साइन I अपॉन म्यू के इक्वल आ जाएगा। एंड इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, साइन ऑफ एंगल को मैं एंगल ही लिख सकता हूँ, तो यहाँ से R की वैल्यू I अपॉन म्यू हो जाएगी, राइट। तो क्या रिजल्ट आएगा, X इक्वल्स टू T सेकार 1 बन जाएगा, एंड साइन ऑफ I माइनस R मतलब I माइनस R, और R मतलब I अपॉन म्यू।
एंगल छोटा होगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सबको समझा ये कैलकुलेशन? यश दुबे सर साइन ऑफ आई माइनस आर को आपने आई माइनस आर लिखा। साइन ऑफ आई माइनस आर को आपने आई माइनस आर कर दिया कैसे? क्योंकि वो एंगल्स को छोटे ही मान रहा हूँ ना। सर फिर उसके बाद का आप समझा सकते हैं वापस। देख साइन ऑफ आई माइनस आर हो जाएगा एंड सेक ऑफ आर जो है वो सेक ऑफ 1 हो जाएगा। हाँ सर। और स्नेल्स लॉ से जो अपन को ये रिजल्ट मिला था, इसमें भी साइन ऑफ आर और साइन ऑफ आई को मैं आर और आई लिख सकता, तो आर को आई अपॉन म्यू लिख दो। तो जो साइन ऑफ आई माइनस आर को मैं आई माइनस आर लिख रहा था, उसमें आर को मैंने आई अपॉन म्यू लिख दिया, ये वाले रिजल्ट से। समझा अभी? यस सर। तो तुम लोग खाली ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो लेटरल शिफ्ट के लिए, और अगर बाई चांस तुम्हें एंगल्स छोटे दिख रहे तो ये खुद से तुम बाद में डिराइव कर सकते हो, ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके। देखो अपन ने प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स में वेलोसिटीज की भी बात की थी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। वैसे ही एपेरेंट डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट में भी अपन वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो दो मीडियम्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और बीच में एक इंटरफेस है जो कि रेस्ट पे दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लो। अगर मान लो तुम्हारे सामने एक सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, और इसमें सेगमेंट ए बी की जो एंड पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट राइट की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला पॉइंट लेफ्ट की तरफ, और सेगमेंट ए बी का जो लेंथ है मान लो x, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ होगा dx बाई dt, उसके बारे में क्या बोल सकते हो? एनी गेसेस? dx बाई dt क्या होगा? VA प्लस VB। VA प्लस VB। दोनों ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो यहाँ पे साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज मुझे बताओ, ये जो VA वेलोसिटी होगा, VA वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेगमेंट और अवे फ्रॉम द सेंटर। मान लो ये बीच में कहीं तो सेगमेंट का सेंटर है, VA एंड VB टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स। VA का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो x लेंथ को बढ़ाने में होगा कि कम करने में? VA वेलोसिटी की वजह से उसका जो लेंथ है वो कम हो रहा होगा, और वैसे ही VB का कंट्रीब्यूशन भी x लेंथ को कम करने में होगा। तो यहाँ पे एक कन्वेंशन का ध्यान रखो, whenever the velocities of end points of segment first case में are towards the center, तो इस केस में साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि जो भी चीज कम हो रही होगी उसका dx by dt नेगेटिव होगा ना। और अगर ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, इफ दे आर अवे फ्रॉम द सेंटर, उस केस में अपन साइन पॉजिटिव ले लेंगे। तो इस केस में कहना है से dx by dt विल बी इक्वल टू माइनस VA माइनस VB, क्योंकि दोनों एंड्स VA और VB से उसके वेलोसिटीज को कम करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली अगर मान लो इन दोनों एंड्स का वेलोसिटीज अवे फ्रॉम द सेंटर होता, उस केस में सेगमेंट का जो लेंथ है x, उसका रेट ऑफ चेंज dx by dt क्या लिखते हैं? VA प्लस VB। और अगर मान लो एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अकॉर्डिंगली अपन जो टुवर्ड्स द सेंटर है उसको पॉजिटिव ले लेते, उसको नेगेटिव ले लेते, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर है उसको पॉजिटिव ले लेते। तो इसके
ये आ जाएगा। सबको समझा ये साइन कन्वेंशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव निकालेंगे अपन? ये 2 पॉइंट्स याद रखो। अगर सेगमेंट के एंड के वेलोसिटीज टुवर्ड द सेंटर होंगे तो अपन उसको नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन सेगमेंट के लेंथ को कम करने का होगा। और जो वेलोसिटीज अवे फ्रॉम द सेंटर होंगे उसका कंट्रीब्यूशन सेगमेंट के लेंथ को बढ़ाने का होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेगमेंट लेंथ, उसमें इनका साइन अपन पॉजिटिव ले लेंगे। समझा अभी? हाँ सर, थैंक यू। अभी इसी लॉजिक को यूज करके ये वाला कॉन्सेप्ट दिखते। यहाँ पे देखो 2 ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी v1 लेफ्ट की तरफ है एंड ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी v2 राइट की तरफ। अभी अगर मान लो यहाँ पे मैं ए को ऑब्जर्वर मान लो रिलेटिव टू ए, डिस्टेंस ऑफ बी रिलेटिव टू ए, इसका मतलब अपन ए को ऑब्जर्वर मान रहे। और अगर मैं ए को ऑब्जर्वर मान रहा हूं तो ऑब्जर्वर ए को बी का डिस्टेंस कितना दिखाई देगा? उसके लिए अपन डायरेक्टली एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन है यार ये? सर T1 85 T3। इसका मैसेज आया था क्या? ये वेटिंग रूम में दिख रहा था मुझे थोड़ी देर पहले अभी। अच्छा, एनीवेज एपरेंट डेप्थ के फॉर्मूला से अपन को ये मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी जो ए को दिख रहा होगा, और क्योंकि ए ऑब्जर्वर है तो अपन ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बाहर लिख देंगे इनटू x1 बाई μ1 प्लस x2 बाई μ2। और इसको डिफरेंशिएट करने पर अपन को क्या मिलेगा? वेलोसिटी। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये वाले लेंथ को मैंने x1 मान लिया था और ये वाले लेंथ को x2, तो जो डिस्टेंस b का a को दिख रहा होगा, डिस्टेंस ऑफ b ऑब्जर्व्ड बाय a, differentiating this you will get velocity of b observed by a, so this will be equals to mu1 dx1 by dt upon mu1 plus dx2 by dt upon mu2। और अभी इस सेगमेंट को मुझे देख के बताओ, ये सेगमेंट जिसका लेंथ x1 है, इसका dx1 by dt कितना होगा? अगर इंटरफेस रेस्ट पे और a v1 कर रहा है तो प्लस v1 होगा, एंड व्हाट इज dx2 by dt? प्लस v2। तो इससे अपन को वेलोसिटी मिल जाएगा। किसी को भी डाउट है कोई भी स्टेप में? सर ये पार्ट री एक्सप्लेन करो ना, डिस्टेंस ऑफ v रिलेटिव टू एपरेंट डेप्थ, अगर मैं a को ऑब्जर्वर मान रहा हूं, हाँ सर, हाँ, तो b का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम a, डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ना, μ1 म्यू ऑफ ऑब्जर्वर x1 बाई μ1 प्लस x2 बाई μ2। याद आया फॉर्मूला एपरेंट डेप्थ वाला? हाँ हाँ सर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ए को ऑब्जेक्ट बी का इतना डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, और इसी डिस्टेंस को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको उसका रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आया ये सबको? सर इसमें सर x ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a में x1 बाय mu1 क्यों सर? सर हाइट तो होता था ना फॉर्मूला में। तो अरे हाइट हो या लेंथ हो क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट तो वही है ना। अगर मैं मेजरमेंट्स हॉरिजॉन्टली कर रहा हूं तो लेंथ बन जाएगा, वर्टिकली कर रहा हूं तो हाइट बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट तो वही है ना। सर सेकंड स्टेप नहीं समझा सर। ये वाला, ये फॉर्मूला नहीं समझा? नहीं सर वो समझा, लेकिन उसके बाद वो वेलोसिटी वाला। देख, उसके बाद जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा। एंड डिफरेंशिएट करते समय जो mu1 है वो तो कांस्टेंट है ना। यस सर। तो जो पहला टर्म है mu1 into x1 by mu1, तो ये 1 बन जाएगा एंड dx1 by dt बन जाएगा। एंड वैसे ही सेकंड टर्म जो है उसमें mu1 upon mu2 कांस्टेंट है, और यहाँ पे dx2 by dt बन जाएगा।
और dx1 by dt कैसे निकालेंगे? इस स्लाइड के पहले अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको अप्लाई कर दो। अगर तू सेगमेंट को देखेगा जिसका लेंथ x1 है, हाँ उसमें सर, 8 दोनों away from the पॉजिटिव है। center जा रहा है, तो पॉजिटिव v1 होगा ना dx1 by dt, यस सर। and similarly dx2 by dt will be positive v2 as per this direction। समझा अभी? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इससे मिल जाएगा। और किसी को डाउट है ये कॉन्सेप्ट में? देखो यहाँ पे अपन इंटरफेस को रेस्ट पे मान रहे, बट इंटरफेस मूव भी कर सकता है, और अगर इंटरफेस भी मूव करेगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली जो dx1 by dt और dx2 by dt है उनके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। जैसे ये वाला केस देखो, यहाँ पे अगर बाउंड्री भी मूव कर रहा है, ये x1 है और ये x2 है। अच्छा, पिछले इस स्लाइड में एक और चीज नोटिस करो कि अगर मैं b को ऑब्जर्वर मानता तो इस केस में क्या क्या चेंजेस आएंगे? डिस्टेंस ऑफ a एज ऑब्जर्व्ड बाय b, क्या चेंज आएगा? म्यू2 हो जाए। x2 upon mu2। करेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा, ये चेंज आ जाएगा। एंड अगेन इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b विल बी mu2 by mu1 dx1 by dt प्लस v1 प्लस dx2 by dt प्लस v2। ये आंसर्स आ जाएंगे। इस केस में अगर अगेन अपन a को ऑब्जर्वर माने, देखो यहाँ पे a का वेलोसिटी v1 लेफ्ट में, b का वेलोसिटी v2 राइट में, और इंटरफेस का वेलोसिटी v3 राइट में। तो अगर मैं a को ऑब्जर्वर मानूं तो डिस्टेंस ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अगेन अपन को ये मिल जाएगा। बट यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम देख पा रहे हो dx1 by dt विल बी v1 प्लस v3 एज पर आवर कन्वेंशन, एंड dx2 by dt विल बी v2 माइनस v3। तो डिफरेंशिएट करने के बाद अकॉर्डिंगली dx1 by dt और dx2 by dt की वैल्यूज डाल दो तो तुम्हें फाइनली ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस। तुम्हें बस एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट में। सर वो v1 प्लस v3 और v2 माइनस v3 कैसे आया, एक बार वापस मैंने एक्सप्लेन बताया था ना सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट। अगर तू ये वाले सेगमेंट को देखेगा जिसका लेंथ x1 है, ये वाले सेगमेंट, तो उसके दोनों एंड्स अवे फ्रॉम द इंक्रीज हो रहा है इसके लिए आया ना सर प्लस, और उधर b के लिए डिक्रीज हो रहा है इसके लिए। करेक्ट, सेम रीजन। करेक्ट, समझा? सर अभी इसके पहले आपने क्या एक्सप्लेन किया था वो इसके पहले वाले पेज पे वो छोटे बॉक्स में सर? अगर b को ऑब्जर्वर मानते तो क्या चेंजेस आते उसमें? खाली ये mu1 के बजाय मैं यहाँ पे mu2 लिख देता ना, mu2 आ जाता है। यस सर, समझ गया। तो वो mu2 इसलिए आता है क्योंकि वो b का मीडियम, b जिस मीडियम में उसका सर 2 सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना सर। एक एक करके बोलो। शुभम क्या बोल रहे हो? तो वो हम mu2 इसलिए लिख रहे थे क्योंकि b उस मीडियम में है इसलिए ना। करेक्ट, क्योंकि ऑब्जर्वर उस मीडियम में है। राइट। हेमंत, कौन था वो? तुम क्या पूछ रहे थे हेमंत? हाँ सर, प्रीवियस पेज के लिए कह रहा था। हेमंत, हाँ देख लो, कुछ पूछना है इसमें? देखो एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला कहीं पे भी अपन लगा सकते हैं ना, एपेरेंट डिस्टेंस। एपेरेंट डेप्थ की बजाय तुम उसको एपेरेंट डिस्टेंस बोल दो, इट डजंट मैटर कि वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिख रहा होगा वो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा, तो हर जगह अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल देख लो। इसमें मान लो पानी का एक इंटरफेस है, ये एयर है, इंटरफेस का जो वेलोसिटी है, मान लो पानी का जो लेवल है वो कम होते जा रहा है, और उसका जो सरफेस है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे मूव कर रहा है। फिश
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक बर्ड है जो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे मूव कर रहा है। पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना मानते हैं अपन? इसको 4/3 मान लेंगे, 4/3, और एयर का 1 ले लेंगे। सो फाइंड, दो चीजें निकलनी है, फाइंड velocity of bird observed by fish, and second, velocity of fish observed by bird. तो पहला जो क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय फिश, इसको फाइंड करने के लिए अपन कुछ डिस्टेंसेस अज्यूम कर लेंगे। अगर ये वाला डिस्टेंस मैं x1 मान लूँ, ये सवाल में दिया नहीं है, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इसको x1 मान लो और इसको x2 मान लो। तो सवाल के फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्वर कौन होगा? फिश इज द ऑब्जर्वर। तो फिश को बर्ड का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय फिश, इसका क्या फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे? अपेरेंट डिस्टेंस वाला। फिश इज द ऑब्जर्वर, तो फिश का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 बाहर रह जाएगा। x1 अपॉन μ1 मतलब 1 प्लस x2 अपॉन 4/3, ये उसको डिस्टेंस दिख रहा होगा, फिश को बर्ड का डिस्टेंस इतने पे दिख रहा होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पे dx1/dt का टर्म आएगा एंड सेकेंड टर्म विल बी dx2/dt। अभी कन्वेंशन के हिसाब से मुझे बताओ dx1/dt कितना होगा? dx1/dt ये वाला जो लेंथ है, -10 + 2, सब देख पा रहे हो? इसको -10 + 2 होगा। एंड सिमिलरली dx2/dt, दिस विल बी -2 + 5, तो -10 + 2 विल बी -8, -32/3 + 3, -32 + 9, -23/3 आ रहा है आंसर इसका। ये किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? बर्ड का वेलोसिटी फिश के रिस्पेक्ट में। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? बर्ड और फिश के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? कम हो रहा है। डिस्टेंस विथ फिश एज द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस विथ फिश एज द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को तो अपन रेस्ट पे रख सकते, ये तुमने काइनेमेटिक्स में सीखा होगा। डिस्टेंस विथ फिश एज द ऑब्जर्वर एट रेस्ट इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स फिश के रिस्पेक्ट में बर्ड ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे मूव कर रहा है? नीचे। नीचे, तो माइनस का मतलब 23/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ होगा। एंड सिमिलरली अगर अपन सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, सेकेंड पार्ट में ऑब्जर्वर बर्ड होगा, सो डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड इंस्टेड ऑफ 4/3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट? बाकी सब सेम रहेगा, x1/1 प्लस x2/4/3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड मिल जाएगा, dx1/dt which was -10 + 2 plus 3/4 times dx2/dt which was -2 + 5, तो ये -8 प्लस 9/4, तो इसका आंसर -23/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस साइन का मतलब, अगर बर्ड को मैं ऑब्जर्वर मान रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड, और क्योंकि बर्ड ऑब्जर्वर है तो बर्ड को तो मैं रेस्ट पे मान रहा हूं, और बर्ड के रेस्ट पे रहते हुए डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स बर्ड के रिस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी मिला है ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? नीचे। डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ऊपर। तो अगर बर्ड रेस्ट पे है और बर्ड और फिश के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो बर्ड के रिस्पेक्ट में फिश अगर ऊपर जाएगा तभी डिस्टेंस कम होगा ना। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड 23/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ होगा। देखो यहाँ पे
साइन कन्वेंशन जो है वो डिस्टेंस को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है वो तुम्हें बताएगा। यहाँ पे हमेशा अपवर्ड्स पॉजिटिव, हमेशा डाउनवर्ड्स नेगेटिव, वो कन्वेंशन काइनेमेटिक्स वाला तुम अप्लाई नहीं कर सकते। सर वो 2 किसकी वेलोसिटी है? ये वाली 2 सर डायग्राम में, क्वेश्चन में इंटरफेस, पानी और एयर को जो इंटरफेस सेपरेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी, मतलब एक तरीके से पानी का जो लेवल है वो इतने रेट से गिर रहा है, इतने रेट से कम हो रहा है। ओके, यस सर। एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? सयाली? सर dx2/dt में -2 क्यों आया? क्योंकि देख, अगर dx2/dt मतलब ये वाला डिस्टेंस ना, और ये वाले सेगमेंट हाँ। के लिए ये वाला जो एंड है वो टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यस सर। और ये अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, तो इसलिए -2 + 5। यस। समझा अभी? हाँ ओके, हाँ यस। यश दुबे? सर तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से कन्वेंशन लेंगे ना? यस, उसी मतलब हिसाब से कन्वेंशन, करेक्ट। अपवर्ड, राइट, लेफ्ट, Yes. ऐसा नहीं? नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें लॉजिकली डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Okay, तुम sir. देख पा रहे हो कि फिश और बर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब उसका रेट ऑफ चेंज, और बर्ड ऑब्जर्वर है तो खाली फिश मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस को sir. कम करने के लिए बर्ड के होगा। में फिश ऊपर मूव कर रहा होगा, तभी डिस्टेंस कम हो पाएगा ना। कम होगा, यस सर, समझा। यस, और बताओ राज। सर मैं वो साइन कन्वेंशन नहीं समझा। देख, साइन कन्वेंशन में देखो रेट ऑफ चेंज देखना होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है फाइनल आंसर मतलब डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव होगा ना। नहीं सर, वो मैं ये आपने ये -10 + 2 लिया और दूसरे इसमें -2 + 5 लिया है सर, दोनों में अलग क्यों लिया वो नहीं समझा। सेगमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे। ओके ओके सर। x1 का एक सेगमेंट मान ले और x2 का एक सेगमेंट मान ले, तो वो अप्लाई कर दे तो उससे आ जाएगा। ओके सर। अरिंजय? हाँ सर, अगर फिश ऊपर मूव करता होगा तो सिर्फ कुछ डिफरेंस तो नहीं आएगा, सिर्फ वो उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। फिश ऊपर ही मूव कर रहा है ना सेकंड केस में, और वो अपने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि अपना जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ गया। नहीं सर, अभी अपने इधर 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एरो किया, अगर वो ऊपर होता है एरो की मतलब वो ऊपर जा रहा है उसके एक्चुअल स्पीड, तो फिर अच्छा, अगर तू बोल रहा है कि अगर सवाल में ये ऊपर हाँ। दे दे तो क्या करते? हाँ तो उस केस में जो dx2/dt तुझे दिख रहा है, हाँ। dx2/dt को मैं -5 -2 ले लेता, हाँ बस उतना ही फर्क आता ना। अच्छा, और सिर्फ उनका रेट इंक्रीज हो जाता, साइन कन्वेंशन कुछ चेंज नहीं होता ना पर। नहीं बाकी सब कुछ सेम ही रहता, बाकी सब कुछ अपन ने जैसे सॉल्व किया वो सब सेम रहता। ओके हाँ, थैंक यू सर। dx2/dt में -5 -2 आ जाता। हाँ ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, आज का लेक्चर में थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि 2 बजे से अपना डाउट लेक्चर भी है, तो बस मैंने आज जितना पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करना। ये कुछ स्लाइड्स है, अपन ने जो सीखा था ये उसी का स्पेशल केस है, कुछ भी नया नहीं है, तो इसको खुद से आइडेंटिफाई करना, खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करना। अपन ने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था उसी का ये स्पेशल केस है, और ये कुछ एग्जांपल्स सेम टाइप के एग्जांपल्स है जो अभी अपन ने देखे थे, तो ये भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है अर्जुन? सर हम डाउट लेक्चर में क्विजेस और रिवीजन क्वेश्चंस का डाउट पूछ रहे हैं ना? हाँ, जो भी अभी तक जितना भी कुछ हो गया तो उसके डाउट्स पूछ सकते हो तुम, किसी भी कॉन्सेप्ट में भी पूछ सकते हो डाउट्स, और रिवीजन क्वेश्चन या क्विजेस में से भी अगर डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हो, लेकिन खुद से एक बार होमवर्क करके आना, खुद से सोल्यूशन देखने की कोशिश करना, और उसके बाद भी नहीं समझ रहा है तभी पूछना। ओके यस सर, टाइमिंग 2 to 3 है। 2 to 3 यस, ठीक है। आज के दिन मैनेज कर लो, थोड़ा जल्दी से लंच कर लो, और जिनको डाउट्स है वो लोग 2 बजे आ जाओ। मैं जूम लेक्चर का जो लिंक है वो 10 मिनट पहले अपने ग्रुप पे भेज दूंगा। डाउट लेक्चर का जो लिंक होगा, जूम लिंक, वो मैं ग्रुप पे ही भेज दूंगा, ठीक है, 10 मिनट पहले। यश? सर वो आप उस लैब वाला समझाए थे ना, वो सेक एक्स और वो ज्योमेट्री वाला पार्ट, वो आप एक बार वापस समझा सकते सर, वो नहीं समझा था। एक सेकंड सर। अच्छा, बाकी लोग जिनको डाउट्स नहीं है दे कैन डिस्कनेक्ट एंड टेक अ ब्रेक। जिनको आज के लेक्चर में डाउट्स है वो लोग पूछ लो।
बोलो बोलो। सर मुझे भी एक चीज पूछनी थी सर, कल हमने जो देखा तो एच अपेरेंट हाइट और डी डैश सेम ही चीज है ना सर? हाँ सेम ही चीज है, डी डैश और एच अपेरेंट हाइट या फिर अपेरेंट डिस्टेंस एक ही बात है। सर वो एच अपेरेंट हम लोग ने जनरलाइज किया है ना, जनरलाइज किया है वो, उसको हमेशा हाइट की तरह लेना कंपलसरी नहीं है, वो लेंथ भी हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस भी ले सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। यस शुभम कुछ पूछना है तुम्हें? तो वो अभी लास्ट में हमने सम किया। शुभम क्या बोल रहे हो? तो अभी लास्ट में हमने सम किया ना सर, हाँ तो वो एक बार दिखाओ ना वापस, मतलब तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ सर बीच में। रिकॉर्डिंग रिफर कर लोगे प्लीज, नहीं समझा होगा तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बता दूंगा वापस लेक्चर के स्टार्ट में। हाँ सर ठीक है ओके सर। लेटरल शिफ्ट में बताओ कौन सा पार्ट नहीं समझा तुम्हें यश? सर वो AC इज इक्वल टू आपने सेक कुछ तो लिखा था, वो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दे, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? तो कौन सा वाला आप, हाँ हाँ ये, यस सर, अच्छा इसमें है, हाँ ओके सर। समझा अभी? सेकार इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेन्यूज को मैं एडजेसेंट साइड इनटू सेकार लिख सकता हूं ना? यस सर यस सर। ये डेरिवेशन एक बार खुद से सोच के करके देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अपन कुछ भी नया नहीं कर रहे इसमें। ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे। यस सर थैंक यू सर। ओके देखो मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोग को वीकेंड पे प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा, तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। अपन ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे ना अभी तक उसके लिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा, डोंट वरी। यस सर बोलो सर, बोलो। मैंने तो पूछा तो आपका आवाज नहीं आया था सर, मैं पूछ रहा था कि अपेरेंट हाइट और डी डैश सेम ही चीज है ना सर? यस एपेरेंट हाइट को अपन ने डी डैश नाम दिया था, करेक्ट। जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं ना एपेरेंट हाइट या फिर इसको एपेरेंट डिस्टेंस बोल लो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि ये अपन खाली वर्टिकल डायमेंशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी एपेरेंट डिस्टेंस डी डैश, इसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर μ1 by h1 plus μ2 by h2 एंड सो ऑन। ठीक है यस सर। और कुछ पूछना है किसी को भी? ओके चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।